हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। आपको ध्यान हो, आजकल पिछली क्लासेस से हम कर रहे हैं कि आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक गुणों की जो आवर्तितता होती है यानी कि पीरियोडिसिटी जो होती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पहले हमने परमाणु त्रिज्या, उसके अलावा आयन की त्रिज्या और पिछली क्लास में हमने आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। आज हम चौथी जो हमारी जो भौतिक गुण है, जिसका हम कहेंगे पीरियोडिसिटी होगी, जिसकी आवर्तितता होगी, जो रिपीट करेंगे गुण, वह हमारा जो चौथा गुण है वह है हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आज इस पे चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। अब पहली बात तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्या अर्थ हुआ। लब्धि का अर्थ होता है प्राप्त करना, लाभ लेना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो गेन मतलब प्राप्त करना, और एंथैल्पी का अर्थ होता है ऊर्जा। इसका अर्थ है जब कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, तो उस समय जो ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, जो ऊर्जा आप कहेंगे वह उत्पन्न करेगा या वह ऊर्जा अवशोषित करेगा, दूसरे शब्द में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, बाहर निकालेगा, या ऊर्जा को अपने भीतर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते समय, उसी ऊर्जा को हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाएगी। तो मुझे लगता है मेरी इस बात से आपको स्पष्ट हो गए होंगे कि कोई भी परमाणु जो उदासीन स्थिति पे है, जब वह किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है कहीं से, तो इस प्रोसेस में वह जितनी ऊर्जा को मुक्त करेगा, बाहर निकालेगा, अथवा जितनी ऊर्जा को अवशोषित करेगा, अंदर की ओर खींचेगा, उसी को हम कहेंगे उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा है हमारी, जब कोई गैसीय हम कह सकते हैं एकांकी को, जब कोई गैसीय परमाणु लिख लेते हैं सीधे, गैसीय परमाणु जो कि उदासीन अवस्था में है, उदासीन अवस्था है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ग्रहण मतलब प्राप्त करता है, प्राप्त करना, ग्रहण करता है। तो इस प्रक्रिया में प्रक्रिया कौन सी? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में उत्पन्न अथवा अवशोषित ऊर्जा, उत्पन्न मतलब ऐसा भी संभव है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो ऊर्जा उत्पन्न करे, और ऐसा भी संभव है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए वह कहीं से ऊर्जा चाहे, उसको नीड हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाए। तो लिखा है इस प्रक्रिया में उत्पन्न अथवा अवशोषित ऊर्जा को ही उस परमाणु की, उस तत्व के परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो मुझे लग रहा है अब आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, यह आयनन एंथैल्पी की हम कह सकते हैं कि विपरीत प्रोसेस है। आयनन एंथैल्पी में एक उदासीन परमाणु से, या आप कह सकते हैं पहले से आवेशित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था। उसको बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा लगानी पड़ती थी। तब वह क्या होता था, नाभिक के धनावेश के विरुद्ध जो हम प्रतिकर्षण बल से उसको खींचते थे, क्योंकि नाभिक धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित था, तो उनके बीच में आकर्षण बल था। तो हम उस आकर्षण बल के विरुद्ध उसको खींच करके यदि बाहर निकाल रहे हैं तो हमें ऊर्जा लगानी थी, इसीलिए उसको वहां कहते थे आयनन ऊर्जा। तो आयनन एंथैल्पी कहते थे। लेकिन यहां प्रोसेस उल्टा है, हम यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर से नाभिक को दे रहे हैं, तो यहां पर ज्यादा संभावना यह है कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो। ऐसा क्यों होगा कि सामान्य तो ऊर्जा प्राप्त होने की स्थिति क्यों है? क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी
हम कह सकते हैं नाभिक के समीप आएगा तो नाभिक स्वतः ही उस इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, बल लगा के उसको अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि सामान्यतः ऊर्जा कोई नाभिक के चारों तरफ की कक्षाओं में जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, जैसे मैं यहां आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके भी पहली कक्षा होगी, ये दूसरी कक्षा होगी, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है। यदि इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा है, ज्यादा ऊर्जा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जब ये यहां से इसके भीतर आएगा तो इसकी ऊर्जा में कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में जब कमी होगी, और क्योंकि नाभिक में क्या है, ये न्यूक्लियस है, इस पे धनावेश है, ये स्वतः ही इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो इस प्रोसेस में इसकी ऊर्जा पहले से ज्यादा थी, साथ में ये धनावेश और ये ऋणावेशित है, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये ऋणावेशित है, इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा तो ये स्वतः ही यहां पर अट्रैक्ट होगा, स्वतः ही आएगा। तो इस प्रोसेस में ऊर्जा मुक्त होगी सामान्यतः। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर ऐसा होगा कि इस प्रोसेस में ऊर्जा मुक्त होगी, और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो इसको हम कहते हैं, जो ऊर्जा है वो है ऋणात्मक, एंथैल्पी क्या होगी, ऋणात्मक। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी, यदि ऊर्जा मुक्त हो तो एंथैल्पी होगी ऋणात्मक, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। और यदि ऊर्जा अवशोषित करेंगे प्रोसेस में तो इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा होगी वह हमारी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो दोनों चीजों को भी डिटेल में समझ रहे हैं। पहले हम सिंपल प्रोसेस ले रहे हैं कि होता क्या है। इसमें होगा क्या, हमने कहा कोई हमारे पास कोई एक्स एक परमाणु है और ये कैसी है, गैसेस स्टेट में है, सामान्य स्थिति में उदासीन है। अब इसमें क्या करता है, ये कहीं से कोई एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ऐसे लिख लेते हैं, प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, एक्स माइनस हो जाएगा, यानी कि इस पर एक ऋण आवेश आ जाएगा। और इस स्थिति में यहां पर हम कहेंगे धन और ऋण क्या हो जाएगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। और यही हमारी ऊर्जा क्या होगी, इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब साथ में क्या आपको समझना है जो मैं कह रहा हूं, अभी मैंने आपको बताया, आप मेरी इस बात पे ध्यान यदि देंगे, जो मैंने यहां पर लिखा है कि इस प्रक्रिया में उत्पन्न अथवा अवशोषित ऊर्जा को, तो उत्पन्न भी होगी ऊर्जा, बाहर भी निकलेगी, या हो सकता है ऊर्जा बाहर से अंदर आए प्रक्रिया में। तो हम यहां पर ध्यान आपको देने वाली बात क्या है, जो मेन बात है, यदि प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो, या आप लिख सकते हैं या मुक्त हो, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। ध्यान रखिएगा, ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि प्रक्रिया में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया में, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाली प्रोसेस में, यदि प्रक्रिया में ऊर्जा अवशोषित हो, उत्पन्न तो हमने ऊपर लिख लिया, ऊर्जा अवशोषित हो, मुक्त हो, या लिख लेंगे या ग्रहण हो, या ग्रहण हो, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होगी। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको ध्यान हो तो जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते थे तो वहां पर दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कहते थे, एक हम कहते थे ऊष्माशोषी, एक कहते थे ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी का अर्थ होता है कि जिस प्रक्रिया को घटित होने के लिए बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यदि उसको ऊष्मा नहीं देंगे तो वो प्रक्रिया घटित नहीं होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया घटित नहीं होगी। तो यदि बाहर से कोई ऊष्मा आ रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये अवशोषित हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम नाम देते थे जिसको कहते थे ऊष्माशोषी।
शोषी। और जिस अभिक्रिया में घटित होने पर ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा बाहर निकले, स्वतः ही ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी को कहते थे ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। तो ऊपर वाली प्रक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। और नीचे वाली प्रक्रिया को हम कह रहे हैं वो ऊष्माशोषी है, यानी कि ऊष्मा कहीं से ग्रहण कर रही है आप अपने पास में। तो यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होगी, ध्यान रखिएगा। और यदि प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या हो रही है? अवशोषित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी वह क्या होगी? धनात्मक होगी। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आसानी से, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे कि हम आवर्त में एक बाएं से दाएं की तरफ जाएं या फिर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कैसे प्रभावित होगी? वो कम होगी अथवा ज्यादा होगी। अब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। और इस चीज को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कुछ मुख्य कारक इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है वह आता है नाभिकीय आवेश, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस चार्ज। न्यूक्लियस चार्ज मतलब नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश का अर्थ है कि किसी परमाणु के नाभिक में कितना आवेश है। आवेश का मान यदि बदलेगा तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी परिवर्तित होगी, इसको समझिए। यह सामान्य नियम यह है कि यदि किसी नाभिक में आवेश की मात्रा, धनावेश की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? वह इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अभी मैंने आपको इससे पहले डायग्राम बनाया था, यहां पर दोबारा बना रहे हैं। हमने कहा ये एक मैंने बना दिया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर मैंने क्या कर दिया? यहां पर मैंने कक्षाएं बना दी। ये मैंने कक्षाएं बना दी। न्यूक्लियस में क्या है? धनावेश है। अब यदि इस धनावेश का मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यदि इस धनावेश का मान मैं बढ़ा दूं, यदि कम है तो इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में क्या होगा? जो कि धनावेश है, ये क्या है? ऋणावेश। इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा, तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और यदि मैं इस धनावेश का मान और बढ़ा दूं, तो अब इस धनावेश का मान बढ़ गया तो ये और अधिक शक्तिशाली तरीके से क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे नाभिक के आवेश का मान बढ़ता चले जाता है, वैसे वैसे वह इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसका अर्थ है ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा मुक्त होगी वह क्या होगी? और अधिक होगी। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि जैसे जैसे नाभिक में आवेश की मात्रा बढ़ती चली जाती है, बशर्ते बाहर की कक्षाएं जो हैं उन कक्षाओं की त्रिज्या ना बढ़े, यानी कि परमाणु की त्रिज्या नहीं बढ़नी चाहिए, वो लगभग उतनी ही रहनी चाहिए। तो यदि हम कहें कि नाभिक का आवेश का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जल्दी से आकर्षित होगा और जो ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि इस प्रोसेस में हमने कहा ऊर्जा क्या होगी? बाहर निकलेगी, क्योंकि यह प्रक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो जो ऊष्मा बाहर निकलेगी उसका मान बढ़ता चले जाएगा। तो लिखते हैं फिर और समझते हैं डिटेल में। तो हमने क्या कहा? लिखते हैं कि जब नाभिक में आवेश का मान बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होता है। अधिक ऋणात्मक होता है। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मैंने यहां शब्द लिखा है अधिक ऋणात्मक। अब इस दोनों को आप अलग अलग तरीके, क्योंकि यदि आप अधिक ऋणात्मक को एक साथ लेके चलेंगे तो बाद में देखेंगे आप काफी जगह आप कंफ्यूज हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आपको यह ध्यान रखना है ऋणात्मक का अर्थ क्या है। ऋणात्मक का अर्थ है कि ऊर्जा मुक्त हो रही है, बाहर निकल रही है। ऋणात्मक का अर्थ यह है।
इसका अर्थ है कि जैसे जैसे नाभिक में आवेश का मान बढ़ता चले जाता है, वैसे वैसे क्या होती है, और अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। इसके कहने का यह अर्थ है। और इसका हम एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? हम कहते हैं कि जब किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो किसका मान? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होता है, अधिक ऋणात्मक होता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम इस चीज को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आवर्त सारणी में जब आवर्त में चलते हैं तो कौन कौन से ऐसे तत्व आते हैं और उनकी कैसे कैसे उनकी जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो कैसे कैसे बढ़ती है ऋणात्मक रूप से। तो आप नोट कीजिए फिर। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने कहा कि जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाईं तरफ चलते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है उसका मान बढ़ता है। तो इस चीज को कैसे समझेंगे? हम आवर्त ले रहे हैं, एक आवर्त लेते हैं और इस आवर्त के जो एलिमेंट ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया बोरान, लिथियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद मान लेते हैं मैं फ्लोरीन ले रहा हूं। ये आप जानते हैं एक ही आवर्त के तत्व हैं। और ये हमारा कौन सा आवर्त होता है? आप जानते हैं ये हमारा द्वितीय आवर्त होता है। तो जब हम इधर से इधर की ओर चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी। क्या होगी? बाएं से, क्या कहा मैंने? बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी। यही बात लिखी है मैंने। अब इधर से इधर की ओर चलें। जब इधर से इधर की ओर चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लब्धि क्यों अधिक ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक का तो अर्थ यह है कि अधिक ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा निकलने को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक। तो अधिक ऋणात्मक का अर्थ है कि अधिक ऊर्जा निकलेगी जैसे जैसे इधर से इधर की ओर चलेंगे। क्यों होते हैं ये समझिए। हमने कहा लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? लिथियम में ये हम जानते हैं, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,1। यदि वह बनाए, हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये नाभिक हो गया। नाभिक में +3 आवेश हो गया। ये हमारी पहली कक्षा होगी और ये हमारी दूसरी कक्षा होगी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब कहीं से यदि बाहर कहीं 1 इलेक्ट्रॉन होता तो इसको यहां से यहां आने के लिए, जब ये यहां से यहां जंप लगाएगा तो ये धनावेश इस पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा, उसको अपनी ओर खींचेगा। तो ये क्या होगा? यहां से जंप लगाएगा, अंतिम कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। तो इस प्रक्रिया में मैंने कहा ऊर्जा मुक्त होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो ऋणात्मक है। इसलिए ऋणात्मक है क्योंकि ऊर्जा मुक्त हो रही है। अब दूसरे स्ट्रक्चर ले लेते हैं। मान लेते हैं मैं बोरान का ले रहा हूं, तो बोरान का क्या हो जाएगा? बोरान का परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,3। और वैसे देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये हमारी सबसे पहले बोरान का हो गया, ये +5 हो गया। ये पहली कक्षा हो गई और ये क्या होगी? दूसरी कक्षा होगी। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3। अब हमने कहा फिर से यहां 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको यहां से आना था यहां पर। तो ये प्लस धन आवेश, क्योंकि नाभिक में देखिए आवेश की मात्रा बढ़ गई, अब ये +5 धन आवेश इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अधिक शक्तिशाली तरीके से अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर ज्यादा अधिक तरीके से खींचेगा तो ऊर्जा जो मुक्त होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए जब हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं किसी आवर्त में तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान और अधिक हो जाता है, क्योंकि बाहर ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसलिए हम उसे ऋणात्मक कह रहे हैं। तो इतनी बात मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गई होगी। तो
इसका अर्थ है क्योंकि बाहर की त्रिज्या नहीं बढ़ रही है, परमाणु की त्रिज्या सामान्यतः क्या हो रही है, बढ़ नहीं रही है। हमने बल्कि परमाणु त्रिज्या में देखा था, जब आवर्त में ऐसे इधर से इधर की ओर चलते थे तो त्रिज्या थोड़ी सी घटती थी। इसलिए घटती थी क्योंकि कोश तो उतने ही रहते थे, ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है। तो जैसे जैसे नाभिक में आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये वाले कोश नाभिक की ओर और खींचते चले जाते थे। इनमें इलेक्ट्रॉनों का मान बढ़ता था, नाभिक में क्या होता था, धनावेश का मान बढ़ता था, तो आकर्षण बल बढ़ता था। तो ये वाली बाहर की कक्षा थोड़ी और सिकुड़ती जाती थी, नाभिक के करीब जाती थी, तो परमाणु की त्रिज्या घटती थी आवर्त में जब इधर से इधर चलते थे। तो हम देख रहे हैं उसी प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, ऊर्जा है, वो और अधिक निकल रही है। क्योंकि बाहर निकल रही है इसलिए हम उसको कह रहे हैं ऋणात्मक, और अधिक ऋणात्मक होगी जैसे जैसे हम इधर से इधर की ओर जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं जिसमें यदि हम कहें कि ये तो हमने बात करी आवर्त की, यदि अब वर्ग की बात करें तो वर्ग की बात में हम दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं सेकंड। जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है परमाणु आकार, जिसे हम कहेंगे साइज ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में जो दूसरा हम ले रहे हैं वो है परमाणु का आकार। अब परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान जो ऋणात्मक है वह कम ऋणात्मक होता है। तो पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट, फिर समझते हैं। हम कहते हैं जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि कम ऋणात्मक होती जाती है, कम ऋणात्मक होती जाती है। कम ऋणात्मक का मतलब कम ऊर्जा निकलेगी। अब ऐसा कब होगा, इसका एग्जाम्पल है कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, नीचे की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती है, कम ऋणात्मक होती जाती है। तो अब इन दोनों को समझिए। हमने कहा जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है, अब बढ़ेगा कैसे, मैं फर्स्ट वर्ग ले रहा हूं, फर्स्ट वर्ग या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लेता हूं। तो फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट क्या थे, हमने आपको फॉर्मूला बताया था या कहते हैं निमोनिक्स बताया था, हेलिना की रब से फरियाद। तो क्या था, HLINA, हेलिना की रब से फरियाद। तो इस प्रकार से हमने क्या करा था, इसको प्रदर्शित किया था। तो फिलहाल 5 ही ले रहे हैं। तो हमने कहा जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि कम होगी, जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटेगा। ऋणात्मक तो है, ऋणात्मक मैंने कहा क्यों, ऋणात्मक शब्द इसलिए आएगा क्योंकि ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसको हम कह रहे हैं ऋणात्मक है। और मान क्या होगा, लगातार घटेगा। क्यों घटता है समझिए। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। अब इसका स्ट्रक्चर बनाए तो किस प्रकार से बनेगा, ये मैंने इसका नाभिक बना दिया, यहाँ +1 धनावेश है और इसकी पहली कक्षा हो गई ये, और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बाहर से कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन यदि आना है, जंप लगाना है इसके भीतर, तो हम कह सकते हैं ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। इसको कंपेयर करके देखेंगे दूसरी वाली लिथियम से। लिथियम की बात देखें, लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सीधे 1 ही हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,1। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा धनावेश हो गया +3, ये पहली कक्षा होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर दूसरी कक्षा होगी, इसमें क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हमारा किसका है, ये लिथियम का है। अब यदि 1 इलेक्ट्रॉन को आना है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पहले जो नाभिक का जो आवेश था वह कम था, और अब की बार नाभिक का आवेश बढ़ गया।
तो आप सोच रहे होंगे सर नाभिक का आवेश बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होनी चाहिए, यानी कि इस ऊर्जा का मान इससे ज्यादा होना चाहिए। यदि बाहर की कक्षाओं की संख्या न बढ़ती तो आपकी बात बिल्कुल सही होती, जैसा कि हमने आवर्त में देखा था। लेकिन अब देखिए यहां पर कक्षा कितनी है, यहां एक कक्षा थी, यहां दूसरी कक्षा है। तो ये जो दूसरी कक्षा है, इस दूसरी कक्षा क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ गया, अब आकार बढ़ने से क्या होगा, एक प्रकार से आप कह सकते हैं वो जो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, एक वो शील्डिंग इफेक्ट जिसे कहते थे, परिरक्षण प्रभाव जिसे कहते थे, उसके कारण ही कह लीजिए क्या होता है कि इस धनावेश के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल घट जाता है। या हम कह सकते हैं कि इसको यहां से अंदर लाने के लिए जो ऊर्जा की जो मान होता है वो ज्यादा नहीं होता, ऊर्जा जो मुक्त होती है वो ज्यादा नहीं होती, कम होती है। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लब्धि कम ऋणात्मक होगी, कम ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ऐसे ही आप सोडियम में देख लीजिए, सोडियम का क्या होता है 11, परमाणु क्रमांक क्या होगा 2,8,1, तो क्या हो जाएगा, ये हम बना देते हैं यहां पर, ये हमारा +11 हो गया। पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी कक्षा 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट कक्षा में। तो अब यदि किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से कूद लगानी है यहां पर, तो अब इसके लिए जो इसमें प्रोसेस में जो ऊर्जा मुक्त होगी वो और कम होगी, किसके तुलना में, ऊपर वाले के, यानी कि लिथियम की तुलना में। और लिथियम की जो ऊर्जा होगी वो कम होगी, किसके तुलना में, ऊपर वाले हाइड्रोजन की तुलना में। क्योंकि हर जब वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हर बार इन कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। यहां बाहर की ओर क्या थी, नाभिक के चारों तरफ केवल एक ही कक्षा थी, इसमें 2 कक्षाएं होंगी, इसमें 3 कक्षाएं होंगी। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती जाती है, यानी कि कम कम ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो इसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के बारे में चर्चा करी। अब हम देख रहे हैं तीसरा इसका कारक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना। जो तीसरा कारक है हमारा वो होता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण भी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्रभावित होती है। और अभी तक हमने जितनी भी बात करी, हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन लब्धि होती है वह ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक का अर्थ मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब कोई ग्रहण करता है कोई परमाणु, तो वो क्या करता है, बहुत सारी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं, कुछ परमाणु की संरचना ऐसी भी होती हैं कि जो कि ऊर्जा को ग्रहण करते समय ऊर्जा को उत्सर्जित न करके बल्कि अवशोषित करती हैं। अब ऐसे कौन कौन से हम कह सकते हैं परमाणु हो सकते हैं, तो सबसे पहला इसमें नंबर आता है जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं, जो इनर्ट गैसें होती है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिस्टम, जेनन, रेडॉन, ये सारी की सारी ऐसी हैं जिनका अंतिम कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई होती है। इस कारण से ये जल्दी से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करती। अब यदि इसमें इलेक्ट्रॉन को आपको प्रवेश करना आना है तो आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इस बात को पहले लिख लेते हैं परिभाषा, फिर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने कहा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश होने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इस बात पर निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर करती है कि परमाणु की संरचना स्थायी है अथवा अस्थायी है,
है। परमाणु की संरचना स्थायी है अथवा स्थायी है, इस बात पर निर्भर करती है। और यदि अस्थायी हो तो जो तरीके मैंने आपको पहले बताए हैं बिल्कुल वह तरीके आपके क्या होंगे, मान्य होंगे। कि क्या होगा, हमने कहा इससे पहले मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए थे दोनों में, चाहे वो परमाणु के आकार के संबंध में हो, चाहे हम कहें उसके नाभिक में आवेश के संबंध में हो, जो भी दो हमने तरीके बताए वो तब थे यदि इलेक्ट्रॉन का जो संरचना है, स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, अस्थायी है। अब स्थायी स्ट्रक्चर कौन सा होता है आप जानते हैं, स्थायी संरचना क्या होती है, यदि कक्षक पूर्ण पूरित यदि कक्षक पूर्ण पूरित या अर्धपूरित हो तो इसे स्थायी संरचना कहते हैं। स्थायी संरचना कहते हैं, इसे स्थायी संरचना कहते हैं। अब यदि स्थायी संरचना होगी तो इलेक्ट्रॉन लब्धि हमेशा धनात्मक होगी। तो साथ में यह भी रखना है, यदि संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना स्थायी हो तो इलेक्ट्रॉन लब्धि जो होगी वह क्या होगी, धनात्मक होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी तक हम ऋणात्मक की बात कर रहे हैं, और धनात्मक का अर्थ क्या है कि ऊर्जा अवशोषित होगी। पहले वालों में जब ऋणात्मक होती थी तो ऊर्जा उत्सर्जित होती थी, बाहर निकलती थी। लेकिन ऐसे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर स्थायी है, स्थायी कब होगा, यदि वो अर्धपूरित है, पूर्ण पूरित है या अर्धपूरित है उसके कक्षक, तो वो स्थायी की श्रेणी में आएगा। और स्थायी होगा, जितना अधिक स्थायी होगा उतना अधिक उसको क्या होगी, ऊर्जा अवशोषित वो करेगा। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आगे हम कहें तो हमारी जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारी की सारी में इनके में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इनमें क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है इन सब गैसों के लिए, क्योंकि इनके सबसे बाहर की कक्षा क्या होती है, पूर्ण होती है। हीलियम की बात ले लीजिए, हीलियम परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधे 2। नियोन की बात करें, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और अगला आ जाता है 8। तो इसकी अंतिम कक्षा पूर्ण है। अब सोचिए, अंतिम कक्षा तो पूर्ण है, अब यदि इसे बाहर से एक इलेक्ट्रॉन देना है तो क्या होगा, एक नई कक्षा की संरचना उत्पन्न होगी, यानी कि एक नई कक्षा जनरेट होगी। क्योंकि 2 कक्षाएं तो इसमें पहली है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 है। अब जो एक नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस 8 वाले में प्रवेश नहीं कर सकता, उसके लिए तीसरी कक्षा उत्पन्न होगी। तो तीसरी कक्षा में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, बाहर से उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। और केवल इन्हीं की बात नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो हमने कहा था वहां पर जब आप आवर्त में चलते हैं बाएं से दाएं की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है, यानी कि उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वो आगे आगे क्रम में आवर्त में आगे आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। वहां पर आपने ध्यान दिया हो तो हमने आपका स्ट्रक्चर बनाया था, हमने कहा था पहले बनाया था हमने लिथियम, फिर बोरान, फिर बनाया था कार्बन और ऑक्सीजन, ये लिखे थे हमने। आपने ध्यान दिया वहां हमने बेरिलियम नहीं लिखा था, वहां हमने नाइट्रोजन नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? इसका कारण यह है कि इन लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यह क्या होती है, ऋणात्मक।
लेकिन ये जो बेरिलियम और नाइट्रोजन है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? धनात्मक। अब आप कहेंगे सर धनात्मक क्यों होती है? क्योंकि बेरिलियम का आप ये देखिए परमाणु क्रमांक कितना होता है? बेरिलियम का हो गया 4। अब 4 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,2। 2,2 होगा तो अब इसको यदि एसपीडीएफ के पदों में व्यक्त करें तो क्या होगा? 1s2 और ये होगा 2s2। तो ये कैसी स्थिति में? इसके दो कक्षक हैं, दोनों कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो ये क्या है? पूर्ण पूरित। पूर्ण पूरित। और यदि पूर्ण पूरित हैं तो मैंने यहां पर लिखा था यदि कक्षक पूर्ण पूरित हो तो ये पूर्ण पूरित है, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से स्थायी हो गया। तो इसलिए इसमें यदि आप बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऊर्जा उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि उसको कक्षा में प्रवेश करने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि ऊर्जा अवशोषित करेगा। इसलिए एंथैल्पी जो इसकी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, वो क्या होगी? धनात्मक होगी। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही नाइट्रोजन को समझिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। यदि एसपीडीएफ के पदों में करें तो 1s2 2s2 2p3। अब लास्ट वाले में ध्यान दीजिए, 2p3 में आप जानते हैं जो p हमारा जो सबशेल होता है, उपकोष होता है, उसमें 3 कक्षक होते हैं और 3 कक्षक ये हैं। अब इसमें ये लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? p में 3 कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरेंगे। मैंने कहा पहला इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भरेंगे क्योंकि यहां हुंड का नियम लगता है कि कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उनका क्रम ऐसा होता है कि पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर बच जाएंगे तो फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन जोड़ों के रूप में भरे जाते हैं। तो इसका अर्थ है 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये क्या है? ये अर्धपूरित है, आधा भरा हुआ है। पूरा भरा होता तो नीचे की ओर एक एक इलेक्ट्रॉन और होते। अब फिर से मेरे यहां पे स्टेटमेंट में आइए, मैंने कहा था यदि कक्षक पूर्ण पूरित या अर्धपूरित हो तो ये वाला क्या है? अर्धपूरित। अर्धपूरित। और यदि ये अर्धपूरित है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? स्थायी। ये भी स्थायी होगा। और यदि ये स्थायी होगा तो क्या होगा? स्थायी होने से सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी वह क्या होगी? धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। आप यदि पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको ये सारी की सारी जानकारी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार आवर्त में चलते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और अधिक ऋणात्मक होगी, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? घटती है। और कुछ विशेष स्थितियों में जहां पर पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो या अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, जो कि स्थायी की श्रेणी में आते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? धनात्मक होती है। अन्यथा सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक ही होती है। सामान्यतः जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आता है तो मैक्सिमम चांस ये है कि वह क्या करता है? ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये टॉपिक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अर्थ होता है कि जब हम कहते हैं कि दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध का निर्माण करके एक अणु की संरचना कर रहे हैं, तो उस बंध बनाने के लिए जो साझा करते हैं वो इलेक्ट्रॉन, उन साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं में से कौन सा परमाणु क्या करेगा? अपनी ओर अधिक खींचने का प्रयास करेगा। उसी को हम कहते हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता। तो सबसे पहले लिखते हैं परिभाषा, फिर आपको समझाते हैं डिटेल में। तो मैंने कहा किसी अणु के निर्माण में जिन परमाणुओं द्वारा
इलेक्ट्रॉनों का साझा कर, इलेक्ट्रॉनों का साझा मतलब शेयरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सहसंयोजक बंध का निर्माण किया जाता है तो परमाणुओं द्वारा साझा किए हुए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया विद्युत ऋणात्मकता क्या है। एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। हमने कहा जैसे कि हम कहें कि HCl की बात करें तो H और Cl आपस में बन रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। यहीं पर हम दिखा देते हैं। इसने भी क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिया। इसने भी क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिया। तो ये दोनों मिलकर के एक HCl का अणु बना रहे हैं, मान लेते हैं। तो अब क्या है कि ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन कहते हैं इन्हें, इन साझे के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन भी चाहता है मैं अपनी ओर खींचूं और हाइड्रोजन भी चाहता है मैं अपनी ओर खींचूं। अब इन दोनों में से जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वह इस साझे के इलेक्ट्रॉनों को पूरा तो नहीं खींचेगा अपनी तरफ, लेकिन ये थोड़ा सा इधर की ओर क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा। अब इन दोनों की यदि बात करें तो क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। इसलिए ये जो हमारे कह सकते हैं सांझित इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्लोरीन की तरफ थोड़े से खिसक जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन पर एक सूक्ष्म धनावेश और क्लोरीन पर एक सूक्ष्म ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। हालांकि दोनों ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, HCl है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जिसकी क्लोरीन की ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता के कारण जो कि क्लोरीन की ज्यादा है, ये पेयर साझे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा इधर की ओर ज्यादा खिसकता है, जिससे क्लोरीन पर एक हमने कहा सूक्ष्म धनावेश आ जाता है और हाइड्रोजन से क्योंकि दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर एक सूक्ष्म, इस पर धनावेश आ जाता है, इसमें ऋणावेश आ जाता है। तो मुझे लगता है मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। और इसी बात को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं कि साझे के इलेक्ट्रॉनों को कौन सा परमाणु अपनी ओर खींच पा रहा है, जिसके अंदर ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का गुण होगा। तो H और Cl में Cl में ज्यादा है तो उसकी तरफ खिसक गया। तो ये हमारी क्या होगी? विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता अपने आप में देखा जाए तो कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसको कि हम किसी स्केल में नंबर्स के रूप में उसको रिप्रेजेंट करें, लेकिन फिर भी बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने विद्युत ऋणात्मकता के गुण को भी, परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के गुण को भी आंकिक रूप से यानी कि अंकों के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया। उसमें एक साइंटिस्ट थे जिसे हम कहते हैं लीनियस पॉलिंग, और इनके द्वारा जो स्केल दिया गया उसे कहते हैं पॉलिंग स्केल। साइंटिस्ट ये थे और विद्युत ऋणात्मकता संबंधी इन्होंने जो स्केल दिया उसे हम कहते हैं पॉलिंग स्केल। और पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी आवर्त सारणी में जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वह हमारी होती है फ्लोरीन की, और वह होती है हमारी 4.0। ध्यान रखिएगा, यानी कि आवर्त सारणी में बाकी सारे तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इससे कम होती है। अब साथ ही हमें यह भी समझना है कि जब आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं
जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, पहली बात। और दूसरी बात, वर्ग की बात करूं मैं, किसी वर्ग आप जानते हैं जो खड़े हुए होते हैं हमारे, जैसे पहला वर्ग हमारा है HLINAK वो वाला। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, कम होती है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। अब यहां से हम एक इंपॉर्टेंट इसका निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। अब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। धातु जो अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन को दे करके, दान दे करके अपने आप धन आयन में परिवर्तित हो जाता है, और अधातु कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन में परिवर्तित होते हैं, उन्हें कहते हैं अधातु। अब यदि आप पीरियोडिक टेबल में चलेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जब हम बाएं से दाईं तरफ जाते हैं, इसी चीज को समझिए, जब बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो इस प्रभाव से क्या होता है, हम धातुओं से अधातुओं की तरफ जाते हैं, धातुओं से अधातुओं की तरफ चलते हैं, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने का कारण अर्थ यह हुआ कि बाद के जो तत्व होंगे आवर्त सारणी में, दाईं तरफ के जो तत्व होंगे, बाईं तरफ वाले तत्वों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींचने का अधिक गुण रखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वो अधिक प्रवृत्ति रखेंगे, और अधिक प्रवृत्ति रखेंगे तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, हम कहते हैं ज्यादा होगी। इसका अर्थ है कि धातुओं का गुण बाएं से दाएं जाने पर धातुओं का गुण कम होगा और अधातुओं का गुण बढ़ता चला जाएगा। और ठीक वही बात ये भी होती है, वर्ग में भी होती है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हम देखें, धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो रही है। इसका अर्थ है कि नीचे के जो तत्व हैं वो सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और नहीं ले रहे हैं, यदि अपनी ओर खींचने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो ये गुण कैसा है, यह गुण है धातुओं का गुण, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागना जानते हैं, वो ग्रहण करना नहीं जानते। ग्रहण करना तो कौन जानता है, अधातु होता है। तो नीचे, ऊपर से नीचे जाएंगे किसी वर्ग में तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। इसका अर्थ ही यह है कि नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हम वहां देख रहे हैं कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं धातुओं के गुण कम हो रहे हैं। जैसे जैसे बाईं तरफ जा रहे हैं, बाएं से दाईं तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे अधातुओं के गुण बढ़ते चले जाते हैं। तभी आपने देखा होगा आवर्त सारणी के सबसे हम कह सकते हैं दाईं तरफ, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार के तत्व हैं, उन वो जो हमारे क्या है, किसकी श्रेणी में आते हैं, अधातुओं की श्रेणी में आ रहे हैं, जिन्हें हम हैलोजन तत्व भी कहते हैं। उसी में देखा जाए तो उन वो जो हमारी श्रेणी है HCl, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो एस्टेटाइन, वो सारी के सारी जो हमारी एक हैलोजन तत्व हैं, हैलोजन श्रृंखला जो है या हैलोजन परिवार है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, यह भी ध्यान रखना। और उसमें भी सबसे अधिक किसकी होती है, सबसे ऊपर जो होता है फ्लोरीन, उसकी विद्युत ऋणात्मकता तो सबसे ज्यादा होती है। तो मुझे लग रहा है यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है, धातु और अधातुओं के गुण क्यों परिवर्तित होते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर और या ऊपर से नीचे जाने पर। इसका मूल कारण क्या है, विद्युत ऋणात्मकता ही है। तो प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कीजिए, फिर एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, फिर हम उसे पूरा करेंगे। प्यारे बच्चों, अब एनसीईआरटी में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक हम कह सकते हैं एग्जाम्पल है, जो कि इस प्रकार से है। यह हमारा एग्जाम्पल उदाहरण 3.7, तो यह है उदाहरण 3.7। इसके अनुसार PSClF यानी कि फास्फोरस
हमारा गंधक, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन में से किसकी अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा किसकी न्यूनतम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी? व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या करनी है। किस किस की दे दी इसने? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन। किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि अत्यधिक और किसकी न्यूनतम होगी? समझिए। हम जानते हैं चूंकि जब हम किसी आवर्त में, आप जानते हैं आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, कहां से? बाएं से दाएं। तो क्या होता है बाएं से दाएं चलने पर? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है, अधिक ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। और मैंने बताया था ऋणात्मक का अर्थ है ऊर्जा निकलना। इसका अर्थ है बाएं से दाएं चलेंगे किसी आवर्त में तो अगले पहले तत्व में कम ऊर्जा निकल रही होगी या ऊर्जा कम मुक्त हो रही होगी, तो अगले वाले तत्व में और अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, अगले में और अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। पहला नियम। दूसरा नियम आपको पता होगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती है, कम ऋणात्मक होती है। इसका अर्थ है जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे कम ऊर्जा उत्पन्न होगी। बस ये दो नियम आपको पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब इन्हें क्रम से लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आएगा फास्फोरस। ये हमारे जो फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक होता है 15, उसके बाद होता है सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक होता है 16, उसके बाद होता है क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 17। और ये तीनों के तीनों हमारे किस में होते हैं? ये हमारे होते हैं तीसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में होते हैं। अब जो फ्लोरीन है वो हमारे कहां होता है? सेकंड आवर्त में होता है। ये हमारा होता है दूसरे आवर्त। और दूसरे आवर्त में सबसे लास्ट में हमारा होता है फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 9। तो अब पहला नियम कि बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी यानी कि ज्यादा होगी। तो तीसरे आवर्त में यहां से यहां चले तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी वो ऋणात्मकता में फास्फोरस और गंधक से ज्यादा होगी। यानी कि इन तीनों में यदि मैं केवल बात करूं, किसमें? इन तीनों में, तो फास्फोरस की सबसे कम और क्लोरीन की सबसे अधिक होगी। तो यह बात हमें कहां से पता चली? इस वाले नियम से। तो यह पता चल गई कि इन तीनों में सबसे अधिक क्लोरीन की हो गई और सबसे कम किसकी होगी? फास्फोरस की होगी। अब हम देखते हैं, ये तो हमने एक आवर्त में जब चले यानी कि बाएं से दाईं तरफ चले तो उसका निष्कर्ष जो था उससे हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। अब हम इन दोनों पे चर्चा करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन में। तो हम जानते हैं वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे कौन से वर्ग में आते हैं? ये हमारे आते हैं, इसको लिखते हैं हम, ये हमारा होता है 17वां वर्ग यानी कि 17वां ग्रुप है। और वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है ये घटती है। इसका अर्थ है कि फ्लोरीन और क्लोरीन की यदि आपस में तुलना करें तो लिखते हैं फ्लोरीन तथा क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी। और यदि अधिक ऋणात्मक होगी तो इसका अर्थ है कि इन चारों में सबसे अधिक किसकी होगी? इसकी सबसे अधिक। उससे कम किसकी होगी? उससे कम क्लोरीन की, उससे कम सल्फर की, और सबसे कम किसकी होगी? फास्फोरस की। तो ये फास्फोरस की क्या होगी? सबसे कम। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको ये दो नियम पता होंगे कि बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि ऋणात्मकता में बढ़ती है
और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मकता में यानी कि नेगेटिविटी में क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को समझा, साथ ही हमने दूसरा समझा जिसको कि हमने कहा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।